से हमारे YouTube चैनल में एवोल्यूशन पॉइंट, जिसका नाम है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी जहाँ पीछे छुटी हुई थी उसी कहानी को आज हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं। वही कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी नहीं है, सिंपल सी कहानी है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आई होप। और अगर नहीं समझ में आती है तो आप किरदारों और पात्रों के नाम पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई कहानी नहीं सुनाने वाला आपको। एक्चुअली हम लोग जिस टॉपिक पे चल रहे थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, आपने देखा कि हम लोग बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स और टेक्निक्स की। बेसिकली वहाँ पर हमने एक आउटलाइन दिया था आपको कि टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं, उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है उसमें। आज हम लोग उसी टूल और टेक्निक को एक ब्रॉड क्राइटेरिया में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं, यूज़ कब किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया हुआ था एंजाइम्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको क्लासिफिकेशन दिखा देना चाहता हूँ। एग्जैक्टली जब ये चीज़ें आप जो आपको ड्रॉ की गई हैं, अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपके ब्रेन में एक माइंड मेकअप हो जाता है। आपका ब्रेन जो है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाता है कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है आगे और किस तरीके से आपको पढ़ना है। चीज़ें थोड़ी सिंपल हो जाती है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर। तो इसमें पहली चीज़ें मैं लिख देता हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए अच्छे से। तो ये चलते हैं टॉपिक पर अपने। सबसे पहला हम लोग बात कर रहे थे टूल्स ऑफ बायोटेक की। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पहला हमारा टूल है वो है एंजाइम, जिसमें हमने कुछ एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे न्यूक्लियेजेज है, लाइसोजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, लाइगेजेज होता है, पॉलीमरेजेज होता है, एंड देयर आर सर्टेन एंजाइम्स आइसोमरेजेज। तो अभी हम लोग जानेंगे कि इन एंजाइम्स का यूज़ हम कब करते हैं, किन किन प्रोसेसेस में करते हैं। उसके बाद जो दूसरा आपका टूल है वो क्या है, वेक्टर्स है। तो वेक्टर में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर में दो तरह के वेक्टर्स होते हैं, एक तो नेचुरल होता है और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल बताने की जरूरत नहीं है। मैन मेड एक्टिविटीज़, जितनी भी मैन मेड चीज़ें होती हैं जो मैन मेड प्रिपेयर की जाती हैं, लाइक दैट ये मार्कर हो गया या फिर कुछ भी, तो मैन मेड हुआ तो वो क्या हो गया, ये वीडियो भी जो बन रहा है वो मैन मेड ही है। आर्टिफिशियली जिसको कह सकते हैं, मैं नेचुरली तो किसी ने आया नहीं और नेचुरली किसी ने पहले से बना करके तो रखा नहीं है। दैट्स वाई कुछ प्रोसेसेस की बात कर लें, जैसे फोटोसिंथेसिस एक नेचुरल प्रोसेस है, वहीं पर बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं। तो यहाँ पर भी जस्ट लाइक दैट वेक्टर्स भी नेचुरल और क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। इसमें आपको बहुत सारे वेक्टर्स के नाम लिखा गया है, जिसमें से एक वेक्टर जो आपको दिखाया गया है, ये वाला वेक्टर आपका जो है वो नेचुरल है और ये ज़्यादातर ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है। जिनमें से प्लाज्मिड का नाम आपने सुना होगा, इट इज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, कॉस्मिड, फास्मिड, बीएसी एंड वाईएसी। बीएसी कॉल्ड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और इसको कहते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड ये दोनों भी एक तरह के आर्टिफिशियल वेक्टर होते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग कॉम्पिटिएंट होस्ट के ऊपर। तो हमारा जो होस्ट है ये आप देख रहे हैं, ये आपका होस्ट। यहाँ पर होस्ट दो तरीके के हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक होस्ट एंड यूकैरियोटिक होस्ट। बेसिकली प्रोकैरियोटिक होस्ट आर यूनिसेलुलर, आपको भी पता है मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर होते हैं, और यूकैरियोटिक होस्ट भी यूनिसेलुलर हो सकते हैं बट दे आर आल्सो मल्टीसेलुलर। अब ये डिपेंड करता है कि हम उसको प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम जेनेटिक चेंज कराना चाहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली जब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमें करना क्या है और किस तरह से यूज़ करना है चीज़ों को। एक चीज़ हमने यहाँ पर टूल में एक ऐड किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर बायोरिएक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये बायोरिएक्टर। इसके अलावा इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। बायोरिएक्टर के अलावा और क्या यूज़ करते हैं हम लोग बायोटेक में, बायोरिएक्टर के अलावा बायोटेक में और जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है, वो है जेल प्लेट, जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के काम में आता है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए सेपरेशन करते हैं फ्रैगमेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे अभी जस्ट। फिर हम लोग बात करते हैं प्रोसेसेस इन टेक्निक्स। प्रोसेसेस या टेक्निक की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें सबसे पहला जो काम हम लोग करते हैं, मतलब आप जो आरडीएनए बना रहे हैं और उसे किसी के अंदर अगर डालना है तो उसमें सबसे पहला जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, आइसोलेशन ऑफ टारगेट जीन। यानी हम एक जीन को टारगेट करते हैं, जैसे ये हमारा कोई सेल है और इसमें सेल का डीएनए है और ये हमारा टारगेट जीन है। तो हमें सबसे पहले इस टारगेट जीन को सेल से निकालना पड़ेगा, तब हम प्लाज्मिड के साथ उसे जोड़ेंगे, फिर हमारा आरडीएनए बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए स्टेट्स आर मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो
दूसरा होता है आइसोलेशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि हमने जब आरडीएनए को निकाला तो हमें वेक्टर भी चाहिए, और वेक्टर हमारा क्या है, मान लेते हैं कि वेक्टर हमारा प्लाज्मिड है। वेक्टर ही क्यों लेते हैं, वेक्टर की क्या क्वालिटीज होती हैं, वेक्टर का काम क्या होता है, जस्ट इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सारी बातें क्लियर कर लेंगे। उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। तो जब हम ये हमारा टारगेट जीन इसके साथ जुड़ जाएगा तो जो नया डीएनए बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरडीएनए कहते हैं। आपको ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही, पिछला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें क्लियरली आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद यह एम्प्लीफिकेशन या पीसीआर। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है मोर कॉपीज। जैसे ये प्लाज्मिड है, हम चाहते हैं ज़्यादा अमाउंट में बनाएं तो उस प्लाज्मिड का हम लोग एम्प्लीफिकेशन करा देते हैं। एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, उसके नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ढेर सारे प्लाज्मिड्स बना लेते हैं। पीसीआर क्या होता है, पीसीआर ध्यान से समझिए, एम्प्लीफिकेशन और पीसीआर में डिफरेंस है। पीसीआर हम आरडीएनए का कराते हैं, जबकि एम्प्लीफिकेशन केवल प्लाज्मिड का हो सकता है। अब आप कमेंट में हमें बताइए कि आरडीएनए और प्लाज्मिड में डिफरेंस क्या हो गया। बिकॉज आरडीएनए वो भी एक डीएनए कंपोजिशन है और प्लाज्मिड भी एक डीएनए होता है, मीन्स दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तब आई होप कि आप आंसर दे सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद होता है इंसर्शन इनटू होस्ट। जो आपका आरडीएनए आपने बनाया है उस आरडीएनए को आप कहाँ इंसर्ट कराओगे, होस्ट के अंदर। अब होस्ट हमने बताया ना, हमने होस्ट लिया हुआ है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो जैसा भी प्रोडक्ट बनाना हो या जेनेटिक इंजीनियरिंग करानी हो तो उस हिसाब से हम लोग होस्ट चूज करते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट स्टेप जो है वो है प्रोडक्शन का, यानी लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम क्या करते हैं, एक एक को सेपरेटली हम लोग पढ़ते चलते हैं कि क्या होता है और वो स्ट्रक्चर वगैरह ये सारी चीज़ें, फिर हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे और आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं पहले टूल्स की, और इसको समझेंगे हम लोग, इसके फंक्शन को समझते हैं प्रॉपर। तो पहले आप यहाँ पर दिखा हुआ है एंजाइम्स। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टूल होता है वो होता है एंजाइम। एंजाइम में यहाँ पर पहला एंजाइम लिखा हुआ है न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस में अब पहले एंजाइम की अगर हम लोग बात कर लें, न्यूक्लियेजेस, तो ये क्या करता है, दो चीज़ें करता है। जैसे कि हमें पता है, इसका यूज़ कब करेंगे हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे ये कोई सेल है और सेल के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, मींस डीएनए मान लेते हैं। तो सबसे पहले दो काम है कि ये जो इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसको आपको रैप्चर करना पड़ेगा। एक चीज़ समझिएगा कि कभी भी जब भी डीएनए डुप्लीकेशन भी होता है, एक चीज़ आप जान लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हमें पता है कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड डीएनए डुप्लीकेशन। क्योंकि हमें पता है, आप अगर मेरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो वहाँ पर आपको डीएनए डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये सभी प्रोसेसेस एग्जैक्टली जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। हमेशा जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रोटेक्टेड होता है। जो भी डीएनए हमारा है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रोटेक्टेड होता है। रीज़न ये है यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही प्रोटेक्टेड क्यों होता है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, बहुत इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। अगर ये डैमेज होता है या अगर ये डिस्टर्ब होता है तो आगे अब बनने वाली सेल्स शायद उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आप जानते हो कि अलग अलग चीज़ें अपीयर हो जाती हैं। तो डीएनए जो होता है वो एक मतलब एक प्रोटेक्टिव एरिया में रहता है, जहाँ पर ईजिली आप कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है, या ईजिली आप उसके वॉल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, ईजिली आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। तो हम वहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये हमारा डीएनए है, तो डीएनए जो होता है उसको आइसोलेट करने के लिए, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रोटेक्टेड है, इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोलस होता है, और अगर एनिमल सेल है तो उसमें सेंट्रोसोम होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं वो लाइसोजाइम यूज़ करते हैं। लाइसोजाइम करता क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम की अगर हम लोग बात कर ले, इसके फंक्शन की बात कर ले, तो ये एंजाइम वॉल्स को, जो वॉल्स होती हैं उनको रैप्चर करा देता है, रैप्चर्ड द वॉल या वॉल्स रैप्चर्ड बाय लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है वॉल्स को रैप्चर कर देगा, मींस ये इसको वीक कर देता है और इसके वॉल को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। क्योंकि हमें अपना टारगेट डीएनए निकालना भी तो है, इसको आइसोलेट करने के लिए जरूरी है ना कि सबसे पहले वॉल को क्या किया जाए, रैप्चर किया जाए। तो इसका फंक्शन समझ में आ गया। हाइड्रोलिटिक एंजाइम और लाइसोजाइम का फंक्शन क्या होता है कि ये जो वॉल्स होती हैं यहाँ पर, इन वॉल्स को वो क्या करता है, रैप्चर करने का काम करता है, यानी ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, तो ये मैंने बी वाला पहले ही आपको बता दिया, ये यानी कि लाइसोजाइम।
दूसरा जो होता है न्यूक्लियेजेस की बात कर लेते हैं। अभी न्यूक्लियेजेस में आपकी दो कैटेगरीज होती हैं, आपको पहले मैंने बताया था, एक एक्सो और एक इंडो। ये हमारा डीएनए है, अगर हम इसको आइसोलेट कर भी लेते हैं, जैसे ये हमारा डीएनए, हमने इसको आइसोलेट कर लिया, तो क्या ये पूरा डीएनए हमारे यूज में आएगा? क्या हम ये पूरा डीएनए यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसमें हमारा ये हिस्सा मान लेते हैं, जो एक्स वाला हिस्सा आप जो ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये हिस्सा हमारा टारगेट जीन है, हमें निकालना सिर्फ इसी पार्ट को है। तब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करना पड़ेगा। जब ये यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिल जाए, तो हम उस कटेड पार्ट्स में से अपना टारगेट जीन क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक जैसे इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, जैसे ये आपका डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, आपको अच्छी तरह से पता है, 5 से 3 प्राइम के डायरेक्शन में, और एक आपका 3 से 5 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। अब इसमें बेस पेयर्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? एक्सोन्यूक्लियस डीएनए फ्रेगमेंट्स को टर्मिनल पार्ट से कट करता है। कहां से कट करता है? टर्मिनल पार्ट से। टर्मिनल पार्ट से कौन कट करेगा? एक्सोन्यूक्लियस। और इंडोन्यूक्लियस डीएनए को क्या करेगा? उसके मिडिल पार्ट से कट करेगा। ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये मिडिल से कट करेगा, ये एक्स मान लेते हैं और इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो इसको कौन कट करेगा? मिडिल पार्ट से, मिडिल पार्ट से कट करेगा इंडो, और एक्सो कहां से कट करेगा डीएनए फ्रेगमेंट्स को? तो जैसी हमें जरूरत होती है, अगर हमारा टारगेट जीन टर्मिनल पोर्शन पे है तो हम लोग एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे, और अगर हमारा टारगेट जीन मिडिल पोर्शन में है तो हम लोग कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? इंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे। तो दो चीजें होगी, एक तो ये कि हमने टारगेट डीएनए को निकाल लिया लाइसोजाइम का यूज करके, दूसरा ये कि हमारा जो टारगेट जीन है वहां पर उस सेगमेंट में, पूरे क्रोमोसोम में जहां हमारा टारगेट जीन है, उसको हमने कट करके क्या कर लिया? आइसोलेट कर लेना है। उसके बाद लाइगेजेस की बात कर लेते हैं। लाइगेज क्या होता है? एडिंग के काम में आता है, एक सीमेंट की तरह एक्ट करता है ये, और डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। अब भाई अभी हमने काटा, आप कहोगे अभी तो कट किया है, फिर जोड़ने की क्या जरूरत है? तो जैसा कि हमें पता है कि जैसे ये हमारा प्लाज्मिड है, तो इस प्लाज्मिड में हमें अपना टारगेट जीन मान लेते हैं एक्स, इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो जब इस डीएनए को इसके साथ जोड़ेंगे तभी तो आरडीएनए बनेगा, तभी आरडीएनए बनेगा, और हमें आरडीएनए बनाना है। तो इस सेगमेंट को इसमें जोड़ने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? लाइगेज। आई होप कि इसका फंक्शन आपको क्लियर हो गया। लाइगेज यूज होता है एडिंग में। अब बात आएगी पॉलीमरेज या आइसोमरेजेज एंजाइम्स की। तो जैसा मैंने पहले ही बताया, अभी जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी तभी मैंने आपको बताया कि जो आपका ये आपका जो प्लाज्मिड होता है और आपका जो आरडीएनए होता है, उसका एम्प्लीफिकेशन और पीसीआर प्रोसेस कराते हैं, जिसमें हम मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करते हैं। जैसे ये है, ये हमारा सेगमेंट हो गया, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा टारगेट जीन यहाँ पर ऐड है और ये आपका प्लाज्मिड है, यानी टोटली ये क्या है? आरडीएनए। तो आरडीएनए की सिंगल कॉपी हमारे पास। अभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे कराएंगे? पॉलीमरेजेज एंजाइम का यूज करके, क्योंकि पॉलीमरेज डुप्लीकेशन कराता है। क्या कराता है? डुप्लीकेशन कराता है। वैसे तो 3 तरह के हैं, लेकिन उतना डीप हम लोग नहीं जाएंगे, वो आपको पहले ही बता दिया गया है पहले वीडियो लेक्चर में। तो पॉलीमरेजेस डुप्लीकेशन कराएंगे, तो इसमें हमारा जो आरडीएनए है, हम इसका क्या करा देंगे? डुप्लीकेशन करा देंगे, तभी तो इसकी मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। डुप्लीकेशन होगा तभी तो एक प्लाज्मिड दूसरा बनाएगा, दूसरा तीसरा बनाएगा। दैट्स वाई हम लोग कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? पॉलीमरेजेस। और आइसोमरेजेस यूज करते हैं कब? जब एम्प्लीफिकेशन कराना हो। समझिएगा बात को ध्यान से, एम्प्लीफिकेशन में। और पॉलीमरेज कब यूज करते हैं? जब हम क्या करा रहे हो? पीसीआर करा रहे हो। दोनों में डुप्लीकेशन ही हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है। मैंने पहले ही जब वीडियो स्टार्ट किया है तभी आपसे पूछा है कि आप कमेंट में बताइए कि एम्प्लीफिकेशन और पीसीआर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये आपको बताए हैं हम इसी वीडियो लेक्चर में। सो दिस इज द फर्स्ट टूल यूजिंग इन बायोटेक्नोलॉजी, एंजाइम्स, जिसमें अलग अलग एंजाइम्स है और अलग अलग उनका फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम लोग सेकेंड टूल पर चलते हैं कि हमारा जो सेकेंड टूल है वो क्या है। तो सेकेंड टूल पहले हमने बताया था, सेकेंड टूल क्या होता है? सेकेंड टूल होता है हमारा वेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग वेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि वेक्टर करता क्या है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर की। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जो होता है एक टूल होता है विच इज यूज्ड टू क्रिएट आरडीएनए। तो वेक्टर एक ऐसा टूल होता है जो हम आरडीएनए बनाने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहला नोन जो वेक्टर है, नोन वेक्टर जो है वो है प्लाज्मिड।
प्लाज्मिड की अगर हम लोग बात करें तो ये एक नेचुरल वेक्टर होता है। पाया कहाँ जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया में। सबसे पहले से ई कोलाई बैक्टीरिया में ढूंढा गया था। क्या होता है? बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। अगर ये कोई बैक्टीरियल सेल है तो हमें अच्छे से मालूम है कि बैक्टीरियल सेल में इसका जो होता है डीएनए होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल हो गया यानी कि इसका डीएनए। इसके अलावा इसमें कुछ सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड का इसमें काम है रिप्रोडक्शन का। क्या काम है इसका? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इस प्लाज्मिड की बहुत सारी खास बातें होती हैं जो इसे एक वेक्टर बनाती हैं, क्योंकि किसी की भी बॉडी, हमारी जो बॉडी है या हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो इस तरह से वर्क करता है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंसर्ट होता है, देन आवर बॉडी मीन्स आवर WBC सेल्स प्रिपेयर्ड सम एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल, और वो उसको इनएक्टिवेट कर देती हैं, किल कर देती हैं, जो कुछ भी है। मतलब बॉडी का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है, हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते उन चीज़ों को छोड़ करके जो हमारी नेचर की हो, मतलब हमारे सेल से मैच करती हो या हमें डिस्टर्ब ना करती हो। तो वेक्टर इज जस्ट लाइक दैट। ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ई कोली बैक्टीरिया में सबसे पहले ये ढूंढा गया था साइंटिस्ट के थ्रू, और जब जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप हुआ तब इसकी कुछ खास बातें पता चली, कुछ क्वालिटीज़ पता चली जो इसे क्या करती हैं, वेक्टर बनाती हैं। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं? क्वालिटीज़ ऑफ प्लाज्मिड या फिर वेक्टर लिख सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप इसी से दे सकते हो। फर्स्ट क्वालिटी है इट शुड या इट हैव इट्स ORI साइट। सबसे पहला इसका जो कैरेक्टर होता है, इसके पास इसका ORI साइट होता है। व्हाट इज ORI साइट? इसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट। इसका मतलब क्या है? जैसे ये प्लाज्मिड है, अगर ये किसी सेल में जाता है तो उस सेल को बिना डिस्टर्ब किए ये मल्टीप्लाई कर सकता है। क्या कर सकता है? उस सेल को बिना डिस्टर्ब किए ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, अपनी कॉपीज बना सकता है। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि जब डीएनए डुप्लीकेशन करता है तो डीएनए फ्रॉग फॉर्मेशन में, आप प्लीज़ वीडियो लेक्चर देख लीजिए पीछे का, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डीएनए डुप्लीकेशन का वीडियो पीछे है, मैं इसमें लिंक में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर जब ये हेलिकेज जो होता है एंजाइम, जब उसको ओपन करता है, मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जो कि क्वाइल्ड हुए होते हैं, तो जब वो उसको ओपन करता है तो वहाँ पर सबसे पहले ORI बनती है, और इसी ORI से मीन्स ORI इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द डीएनए डुप्लीकेशन विल बी स्टार्टेड। मतलब ORI एक ऐसा प्लेस है जहाँ से ही डीएनए डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो इस वहाँ पर उसको फॉर्मेशन करना पड़ता है, लेकिन इसके पास होता है तो फंक्शन जो होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो इसके पास इसका क्या होता है, ORI साइट होता है, यानी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट होता है। दूसरा कैरेक्टर, इट कंटेनिंग रेजिस्टेंस जीन या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, दो नाम होते हैं उसके, एम्फिसिलिन होता है और टेट्रासाइक्लिन होता है। एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अब ये क्या होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मीन्स वेक्टर, जिसमें कि ये सब कैरेक्टर्स, दूसरा का कैरेक्टर इट कंटेनिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या करता है? जैसे कि हमने अभी बताया कि जब ये प्लाज्मिड जो है, ध्यान से समझिए कि ये प्लाज्मिड अगर किसी सेल में गया जिस सेल में ये नहीं था, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एंटीजन की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा? एंटीजन की तरह। और हमारी सेल इसे किल करने के लिए, इसे मारने के लिए क्या बनाएंगी? एंटीबॉडी बनाएंगे। लेकिन इस एंटीबॉडी का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा,
क्योंकि इसके पास पहले से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्यों हम लोग इसकी क्वालिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि ये वेक्टर बैक्टीरियल सेल से निकाल करके जब हम लोग आरडीएनए बनाएंगे तो यही वेक्टर किसी होस्ट सेल में जा रहा है। वो होस्ट सेल हमारी सेल भी हो सकती है, वो होस्ट सेल ईस्ट भी हो सकता है, वो होस्ट सेल बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो कोई भी होस्ट सेल जो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन उसके पास ऐसी क्वालिटीज हैं कि वो अपने आप एक्सेप्टेबल हो जाता है और वहां पर अपना फंक्शन जाके परफॉर्म करता है। तो इसलिए ये क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसे वेक्टर बनाने के लिए। तो ये दिस इज द गुड क्वालिटीज ऑफ वेक्टर। थर्ड जो क्वालिटी होती है इसकी वो होती है, तो फर्स्ट आपका हो गया ओआरआई साइट, सेकेंड हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, तीसरा होता है बाइंडिंग साइट्स या आप इसको कहते हैं मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स। यानी कि इस वेक्टर के पास मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स होते हैं। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब जैसे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि आपका ये टारगेट जीन है, जो है टारगेट जीन, ये आपका टारगेट जीन है और ये आपका प्लाज्मिड है। तो इस प्लाज्मिड में इस जीन को हम ऐड कहाँ करेंगे, कहाँ पे जोड़ेंगे, तो उसको ऐड करने के लिए इसके पास मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। अभी जस्ट हम उसका स्ट्रक्चर बना करके इसको आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से साइट्स हैं। तो ये जो टारगेट जीन है इन्हीं मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स से क्या करता है, जा करके बाइंड करता है और तब जा करके जैसे टारगेट जीन इसके साथ जुड़ जाएगा तब ये हमारा क्या बन गया, आरडीएनए बन गया। तो मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स क्या करते हैं, जो टारगेट जीन होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको बाइंड करते हैं। जब वो बाइंड हो जाएगा तभी तो आरडीएनए बनेगा, फिर हम इसको कहीं और भेज सकते हैं। जैसे होता है ना कि एक कोई कार हो या कोई वैगन हो, उसमें सामान हम रखेंगे, जब वो जगह रहेगी उसमें रखेंगे तभी तो वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहाँ पर वो जा रहा है। जस्ट लाइक दैट, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अ वेक्टर। मैंने बोला एक वेक्टर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, या अगर प्लाज्मिड का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पूछेगा व्हाई दे आर एक्टिंग लाइक अ वेक्टर, तब भी हम यही आंसर लिखेंगे कि इसके पास इसका ओआरआई साइट होता है, इसके पास इसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, इसके पास मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स होते हैं जो इसे एक अच्छा वेक्टर बनाते हैं। तब मैंने वही बोला था कि आर्टिफिशियल भी बनाया गया नेचुरल के बाद। तो मैंने बोला कि जैसे ही नेचुरल के कैरेक्टर्स हमें पता चले कि व्हाट वी हैव, वी शुड हैव, मस्ट बी हैव मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एंड ओआरआई साइट। अगर हम ये तीनों कैरेक्टर्स किसी और ऐसे फैक्टर में डाल देते हैं जो कि क्रोमोसोमल हो, सर्कुलर डीएनए हो, देन वो भी किस तरह से एक्ट करेगा, एक प्लाज्मिक वेक्टर की तरह एक्ट करेगा। तब वहीं पर आर्टिफिशियल वेक्टर्स तैयार किए गए थे जिनका हम लोग नाम लेते हैं ना। जस्ट अभी मैंने इससे पहले वीडियो लेक्चर में लिखा हुआ था, क्या क्या था उसमें आपका था, फास्मिड था, कास्मिड था, ठीक है, YAC था, BAC था, ये सारी चीज़ें, TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड, ये बहुत सारे प्लाज्मिड थे जो हम लोग बनाए हैं और इन सभी में सेम वही कैरेक्टर हमने इंसर्ट कराया हुआ है जो कि एक नेचुरल वेक्टर में होने चाहिए। सो दिस इज द वेक्टर। अब हम लोग बेसिकली इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं ताकि हमें ये मल्टीपल बाइंडिंग साइट, ये जो आपके सामने ये जो सवाल है मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स का, वो थोड़ा सॉल्व हो जाए। तो चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।